हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टरी। और आपको पता ही है जो विजुअलाइज सीरीज चल रही है जिसमें हम 2012 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते आए हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पेपर का लिंक मिलता है जिसको आपको खुद अटेम्प्ट करना होता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों बढ़ जाता है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहें और चैनल को अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नेट पेपर के सीरीज में। और आज हम करेंगे जुलाई मंथ का 2016 का पेपर 2। इसके बाद पेपर 3 करेंगे जुलाई का। तो विजुअल आर्ट का पेपर 2 स्टार्ट करते हैं जिसमें 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अ टेक्निक ऑफ 2 कलर हाफ टोन प्रिंटिंग डन फ्रॉम 2 आइडेंटिकल प्लेट्स ऑफ अ सिंगल इमेज कलर्स। जैसे सिंगल इमेज कलर को हमें 2 हाफ टोन में यानी आइडेंटिकल प्लेट्स में प्रिंट निकालना होता है तो हम उसे डुओ टोन कहते हैं। ठीक है, जैसे मोनोक्रोम वगैरह के टोन्स आप जान सकते हो उस टोन से। और हाफ टोन में यानी हम डॉटेड वे में प्रिंट करते हैं, आपको पता होगा। कंटिन्यूअस वे में जो डिजिटल होते हैं जैसे कैमरा वगैरह। दूसरा क्वेश्चन है हमारे, द वैल्यू ऑफ व्हाइट, ब्लैक और एनी कलर इज कॉल्ड। देखिए, जो यानी किसी भी कलर में हम अगर व्हाइट मिलाते हैं तो उसकी वैल्यू थोड़ी लाइट हो जाती है। लाइट इन सेंस कह सकते हो आप थोड़ी हल्की, जैसे रेड है तो यहाँ पे पिंक हो जाएगा व्हाइट मिलते हैं। ऐसे ही थोड़ा हल्का हल्का होता जाएगा जितना % व्हाइट मिलता जाएगा। और अगर उसमें ब्लैक मिलाते हैं तो उतना ही वो डार्क बनता जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम व्हाइट की ओर जाते तो वो हो जाता है हमारा टिंट, और ब्लैक की तरफ डार्कनेस की तरफ जाते हैं जिसे शेडो कहते हैं, तो वो हमारा हो जाता है वैल्यू या शेडो। ठीक है, तो हमारी जो टिंट है ना यहाँ पे वो सही आंसर होगा, टिंट एंड शेड। ठीक है, टिंट एंड शेड, व्हाइट की ओर टिंट, ब्लैक की ओर शेड। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इंटैग्लियो इज अ टेक्निक ऑफ। इंटैग्लियो आपको पता है प्रिंट मेकिंग वाली टेक्निक है जिसमें केमिकल्स वगैरह यूज होता है, नीडल्स, ब्रूनोई। चौथा क्वेश्चन, हु हैज नॉट डन वर्क एज अ प्रिंट मेकर। जो व्यक्ति प्रिंट मेकर नहीं है उसको बताना है हमें, जैसे जय जोरोटिया, राजा रवि वर्मा, अनुपम सूद, चित्ता प्रसाद। तो जय जोरोटिया भी प्रिंट मेकर है, अनुपम सूद भी है, इसकी एक ट्रिब्यूट फेमस है अनुपम सूद का। चित्ता प्रसाद, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी की प्रिंटिंग प्रेस खोली थी पर ये प्रिंट मेकर नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा तीसरा। राजा रवि वर्मा के भाई संभालते थे राजा वर्मा, ठीक है, उस प्रिंटिंग प्रेस को। पांचवा क्वेश्चन, बार्टर्ड वॉल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल। देखिए यहाँ पे बार्टर्ड वॉल्स, जो तिरछी दीवारें बनाई जाती थी इंडो इस्लामिक स्टाइल में, वो पूछा गया किस स्टाइल में था। तो जो तुगलक थे ना, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो आपने देखा होगा कुतुब मीनार और कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट इंडो इस्लामिक रिलेटेड, तो उसी में से एक तिरछी दीवार का कॉन्सेप्ट भी यही का है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, कोलोजल महापरिनिर्वाण यानी विशाल, यहाँ पे विशाल होता है। ठीक है, कोलोजल मतलब विशाल, बड़ा। महापरिनिर्वाण बुद्धा इन इंडिया इज इन। देखिए, महापरिनिर्वाण बुद्धा की जो मूर्ति वगैरह जो हमें कहाँ मिलती है, तो आपको पता ही होगा अजंता में तो मिलती है, और बदामी तो हिंदू की हो गई नहीं, पीतलखोरा नहीं, बाग में तो मूर्ति कम मिली है, कुशीनगर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा छठे का दूसरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, एंडी वरोल इज एसोसिएटेड विथ। जो एंडी वरोल है जो अमेरिकन आर्टिस्ट है ये, और ये रहा था हमारे पॉप आर्ट वाले मूवमेंट में, और ये अमेरिकन आर्टिस्ट है। इन्होंने सेरीग्राफी वगैरह में भी काम किया है, प्रिंट मेकर भी रहे हैं। आठवां क्वेश्चन, टेम्पल डेडिकेटेड टू वैकुंठ विष्णु। वैकुंठ विष्णु को कौन सा टेम्पल डेडिकेटेड है? लिंगराज, दुर्गा, भावेश, बृहदेश्वरा टेम्पल नहीं, यानी ये जो है ना लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो में, ये 10वीं सेंचुरी में बना था और वैकुंठ विष्णु को समर्पित है ये। ठीक है, 10th सेंचुरी में बना और वैकुंठ विष्णु को समर्पित है। और इनको बनाने वाले जैसे आपको पता होगा चंदेल शासक थे, खजुराहो की मूर्ति और मंदिर को बनवाने वाले। और पर्टिकुलर जो ये लक्ष्मण मंदिर था इसको बनवाया था यशोवर्मन
यशोवर्मन जो एक चंदेल शासक थे, ठीक है। और ये लक्ष्मण मंदिर अगर आपने देखा होगा पंचायत शैली में बना हुआ है, और इसके बाहर ही बड़ा सा नंदी यानी मंडप बना हुआ है, और इसी के पीछे कंदरिया महादेव का मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोवा क्वेश्चन, इन विष्णु आइकोनोग्राफी गदा इज रिप्रेजेंट एज। देखिए जो विष्णु आइकोनोग्राफी है, जो उनके पहनावा है, उसमें जो गदा वो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए जो विष्णु का पहनावा आपने देखा होगा, येलो वस्त्र होते हैं ज़्यादातर, और हाथ में गदा होता है, एक हाथ में चक्र होता है, 4 हाथ होते हैं, है ना। तो उसी में बताया गया कि गदा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो गदा करता है फेमिनिन कंपेनियन को, ठीक है, फेमिनिन कंपेनियन को प्रेजेंट करता है गदा। गदा को एक और नाम से जाना जाता है काओ मोदाकी। तो गदा को आप एक और ये नाम से जान सकते हो, काओ मोदाकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, गंधारा आर्ट इज रिलेटेड टू। देखिए जो गंधार आर्ट थी, जो पाकिस्तान की साइड बसी थी, तो वो रिलेटेड थी इंडो और पर्शियन से, ठीक है, इंडो और पर्शियन से, और कनिष्क के शासनकाल में ज्यादा फली फूली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ब्रोंज कंसिस्ट। जो हमारा स्टैंडर्ड ब्रोंज होता है ना, जिसे ब्रास भी कहते हैं, और जो स्टैंडर्ड होता है, जो हर एक क्वालिटी पे खरा उतरा होता है, तो उसमें क्या मिक्सचर होता है। तो आपको ये पहला ऑप्शन ही सही है हमारा, जिसमें 90% तो कॉपर होता है, ध्यान रखिए, और 7% टिन और 3% जिंक। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर हमारा एक अच्छा वाला गुणवत्ता वाला ब्रोंज तैयार होता है, ठीक है। इसके केमिकल नेम भी है, जैसे CuSN और ZN, ठीक है। कॉपर को Cu से जानते हैं, टिन को SN से, और जिंक को ZN से, ठीक है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम वगैरह में पूछे गए हैं, तो आप इन चीजों को भी ध्यान रखिए। जैसे टिन को SN कहता है, जिंक को ZN और कॉपर को Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमलगमेट इज एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर। देखिए अमलगमेट का मतलब होता है मिक्सचर। तो हम मिक्स किस में करते हैं। स्टोन में हमें मिक्स करने की जरूरत नहीं होती, नहीं वुड में, नहीं फाइबर ग्लास में। हमें मिक्स जैसे ब्रॉन्ज में, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें कॉपर, टिन और जिंक मिलाए तभी हमें ब्रॉन्ज प्राप्त होता है, ठीक है। तो अमलगमेशन यानी एप्रोप्रिएट वर्ड ब्रॉन्ज के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉन्ट्स एंड फेसेस आर टू टर्म एसोसिएटेड विथ। देखिए फॉन्ट तो सबको पता है, जो ये भी एक फॉन्ट ही है, लिखा हुआ है। जो फॉन्ट क्या होता है, जो टाइपोग्राफी होती है, जो यानी शब्द लिखे हुए होते हैं डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, उसे फॉन्ट कहते हैं। और फेसेस क्या होता है, जैसे टाइप फेस सुना होगा ना आपने, टाइप फेस। तो ये सारे किससे रिलेटेड है, हमारे टाइपोग्राफी से, ठीक है। टर्म का मतलब होता है शब्द, ठीक है। 14वां क्वेश्चन, हु वुड एक्रेडिटेड फॉर कॉइनिंग ऑफ द टर्म ग्राफिक डिजाइन इन 1921 इन यूएसए। 1921 में यूएसए के अंदर एक ग्राफिक डिजाइन का शब्द किसने दिया था, आपको पता होगा, डिगिन। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ग्राफिक डिजाइन का जो शब्द था उसको डिग किसने किया, खोदा किसने, तो डिग किया डिगिन ने, ठीक है। तो विलियम एडिसन डिगिन ये थे जिन्होंने ये शब्द यानी पहली बार यूज किया, और ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, इन विच मीडिया द साइज ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज मेजर्ड इन कॉलम एक्स। देखिए कॉलम में हमें यानी साइज कहाँ पर मेजर करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया में हमें एक पर्टिकुलर साइज होता है, यानी पोस्ट का, अपने ऐड का, ठीक है। यानी कई सारे अकॉर्डिंग साइज होते हैं सोशल मीडिया में। मैगजीन का साइज अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साइज अलग होता है, बट जो न्यूज़पेपर का साइज मेजरमेंट किया जाता है ना, वो कॉलम में किया जाता है, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूंगा। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है ना, इसका साइज में जो कॉलम होते हैं वो 7 से 8 कॉलम होते हैं, ऐसे सीधे सीधे कॉलम होते हैं। आपने देखे होंगे एक पूरा न्यूज़पेपर होता है ऐसे, और ये पूरे ऐसे से लंबे लंबे 7 से 8 कॉलम होते हैं, जिसकी जो मेजर हाइट होती है, जो एक स्टैंडर्ड लेवल की होती है,
वो यानी चौड़ाई में 28 से 32 सेंटीमीटर की, ठीक है, जो चौड़ाई होती है इसकी, और जो लंबाई होती है वो होती है हमारी नेट 50 सेंटीमीटर। ज़्यादातर न्यूज़पेपर में यही साइज होता है, तो मैं इस न्यूज़पेपर को आपको बता रहा था। और इसमें अराउंड 7 से 8 कॉलम आराम से आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक न्यूज़पेपर में यानी इतने से लिखे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो कॉलम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यानी न्यूज़पेपर अपने प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट कॉमन कंटिन्यूअस टोन इमेजेस आर फाउंड इन। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कंटिन्यूअस टोन क्या होती है, जो एकदम कंटिन्यू वे में यानी कैप्चर होते हैं। तो हमारा जो डिजिटल फोटोग्राफ है ना, तो उसमें यानी कंटिन्यूअस वे में इमेज कैप्चर होते हैं, यानी पिक्सल में, ठीक है, उसमें टोन आती रहती है। जैसे आपकी मोबाइल स्क्रीन होती है, टीवी स्क्रीन होती है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है, तो आप वो बेस्ट एग्जांपल है पिक्सल के कंटिन्यूअस आने के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टोन के लिए हमारा जो डिजिटल फोटोग्राफ है, जो डिजिटल हमारा प्रोडक्ट है स्क्रीन का, तो वो सारा हमारा डिजिटल टोन में यूज होता है, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये चीज़ों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, टाइगर इन मूनलाइट 1978 में किस आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया। ये जो टाइगर एंड मूनलाइट वाला वर्क है 1978 में जागेन चौधरी द्वारा बनवाया गया, यानी बनाया गया। इन्होंने बनाया था ये वाला पेंटिंग, और इस पेंटिंग को इन्होंने बनाया था 1978 में, जैसे लिखा हुआ है। और जागेन चौधरी का जो जन्म था वो बांग्लादेश में हुआ, और कब हुआ, 1939 में, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत हेल्प करेंगे आपको आपके एग्जाम में। 18वां क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ कलर इनकॉर्पोरेट। देखिए, जो प्रॉपर्टी ऑफ कलर होता है उसमें ह्यू का मतलब ही कलर होता है, पिगमेंट, ठीक है। इंटेंसिटी, जो उसकी तीव्रता है, सैचुरेशन समथिंग, तो ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी। और वैल्यू तो यानी उसके ब्लैक वाइट्स की ओर जाती हुई जो वैल्यू होती है वो इसकी प्रॉपर्टी है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारी यानी कलर्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और कलर का मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करूंगा। HSB का पूछा जाता है, HSB अगर आप फोटोशॉप चलाते हो तो आपको इसका मतलब पता होगा। HSB का मतलब होता है ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइट, ठीक है। ये तीनों यूज किए जाते हैं। 19वां क्वेश्चन, सेंटर ऑफ कालीघाट पेंटिंग वाज। देखिए, जो कालीघाट पेंटिंग का सेंटर था वो कहाँ था, आपको पता होगा, कलकत्ता में। और कालीघाट जो फेमस हुआ था वो कहाँ फेमस हुआ था, यानी जो काली माता का मंदिर हुआ था उसके लिए वो फेमस हुआ था कालीघाट पेंटिंग, क्योंकि वहाँ पे जो आते थे श्रद्धालु लोग वो पेंटिंग खरीदते थे, जिससे प्रोत्साहन बढ़ता था किसका, आर्टिस्टों का, ठीक है। तो कालीघाट पेंटिंग वाज एसोसिएटेड विद कलकत्ता, और इसी के यानी कालीघाट पेंटिंग के जो मशहूर कलाकारों में गिने जाते हैं वो है जामिनी रॉय, ठीक है। इन्होंने यानी पढ़ाई भी करी और अच्छे से गुरुओं से दक्षिणा भी ली, बट इन्होंने अपने इसी स्टाइल को आगे जारी रखा और बहुत अच्छा यानी इस डेवलप किया इस स्टाइल को कालीघाट पेंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दिस इज नॉट यूज इन इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। इनमें से कौन सी इंडियन मिनिएचर पेंटिंग में यूज नहीं की जाती थी। तो लेपिस लाजुली जो नीले कलर था वो यूज किया जाता था, और तुलत भी यूज किया जाता था, नीम कलाम भी यूज किया जाता था, बट जो लाइम प्लास्टर है वो यूज नहीं किया जाती थी, क्योंकि जो इंडियन मिनिएचर पेंटिंग थी वो पहले तो ताड़ पत्र पे बनी, फिर कागज पे, फिर कपड़े पे, तो लाइम प्लास्टर का कहीं पर यानी जिक्र भी नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस इन सेरीग्राफी। सेरीग्राफी सिल्क स्क्रीन, ठीक है, एक ही होता है। तो हमारा आंसर होगा, पहले तो फ्रेम आएगा, फिर एक्सपोज की जाती है हमारी इमेज को। उस एक्सपोजिंग में हमारा जो ब्लैक एंड वाइट एरिया होता है वो सारा बट जाता है, और फिर क्लीन करते हैं थोड़ा सा सरफेस को, सब कुछ तैयार करके, और ऊपर से फ्रेम के ऊपर इंक डालकर स्क्वीज की सहायता से एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं, और हमारा जिसमें प्रिंट तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा 21वां क्वेश्चन का पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन वुड कट प्रोसेस। वुड कट प्रोसेस का सही सीक्वेंस बताना है हमें।
पहले होती है हमारी ड्राइंग। तो ड्राइंग ये रहा पहले, ठीक है। पहले हम ड्राइंग करते हैं किसी वुड के यानी पैनल पर, ठीक है। फिर उसको इंग्रेव करते हैं, ठीक है। उसको इंग्रेव करते हैं, उसको काटते हैं और उसके बाद हम उसमें इंक लगाते हैं। जो ऊपरी सरफेस होती है ना, उस पर हम इंक लगाते हैं और उसी ऊपरी सरफेस को हम यानी किसी कागज पर, डंपिंग कागज पर, पेपर पर रख कर अच्छे से प्रेस कर कर उसका प्रिंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रिंटिंग प्रोसेस होता है किसका, वुड कट का। तो हमारा तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। देखिए करेक्ट सीक्वेंस बताना है, तो इसके लिए ना आपको डेट पता होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो देखिए हमारा पार्थेनोन ही आएगा। जैसे कि आपको पता होगा पार्थेनोन बहुत पुराना है, एथीना से रिलेटेड है और 447 BC का है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा कॉलिज्म। कॉलिज्म जो है ना, एम्फी थिएटर कहते हैं इसे, आपको पता होगा, गोल सा बना हुआ है और ये 70 से 80 AD में बना है। फिर आता है हमारा कैथेड्रल ऑफ नोत्र डेम जो 1163 से लेकर 1345 में बनकर तैयार हुआ, ठीक है, AD। और फिर लास्ट में आता है सिस्टाइन चैपल। सिस्टाइन चैपल जिससे आपको पता ही होगा बहुत फेमस थे राफेल वगैरह के लिए, और यहाँ पर माइकल एंजेलो ने काफ़ी काम किया था। तो ये थे हमारे सीक्वेंस से लगे हुए। 447 यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे बट गया BC, और 70-80 AD, ये 1163, 1345 और 1473। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है यहाँ पर भी हमें। तो हमारा सबसे पहले आएगा कुआत उल इस्लाम। कुआत उल इस्लाम वाली जो मस्जिद है दिल्ली के अंदर है, और इसको बनवाया था 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में बनी थी एक कुआत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है। फिर आता हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा हमारा 1199 में बनकर रेडी हुआ और ये अजमेर में है, ठीक है, अजमेर राजस्थान। फिर आता है जामा मस्जिद दिल्ली। जामा मस्जिद दिल्ली 1656 में बनकर तैयार हुआ था, दिल्ली वाला, ठीक है, जामा मस्जिद। फिर आता है बादशाही मॉस्क लाहौर, जो बादशाही मस्जिद है लाहौर की, वो बनी थी 1673 में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इसका सही क्रम बता दिया। और ये जो बादशाही मस्जिद थी और ये बनी गई थी औरंगजेब के काल में बनी थी, यानी उसी ने बनवाई थी औरंगजेब ने, क्योंकि वो कट्टर मुसलमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस को करेक्ट करना है। तो आपको पता होगा बर्निनी मत्तीस, हैंसन, ब्रूनो शेली। तो सबसे पहले आते हैं हमारे ब्रूनो शेली। तो ब्रूनो शेली पहला हुआ ये रहा, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ब्रूनो शेली का जो जन्म हुआ था 1377 में हुआ, ठीक है। फिर बर्निनी आते, बर्निनी का जन्म हुआ हमारा 1598 में, 1598 में, और इन दोनों का जन्म इटली में हुआ, ठीक है। फिर आते हैं मत्तीस। मत्तीस का जन्म हुआ हमारा, मत्तीस का जन्म हुआ 1869 में। हैंसन का जन्म हुआ 1925 में। मत्तीस फ्रांस से हैं, हैंसन अमेरिका से, ठीक है। और ये दोनों इटली के हैं, ब्रूनेलेशी और बर्निनी, ये दोनों इटली के हैं, और मत्तीस फ्रांस से, हैंसन अमेरिका से। 26वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। समय के अनुसार लगाना है। तो रोमन, गोथिक, इजिप्ट, ग्रीक। तो सबसे पहले आएगा हमारा इजिप्ट का, क्योंकि ये सबसे पुराना है। ये है 31 सेंचुरी BC का है, ठीक है, सेंचुरी BC। और फिर आएगा हमारा ग्रीक का, जो 700 से 300 BC के बीच का है। फिर आएगा हमारा रोमन, जो 500 BC का है। फिर रोमन के बाद आएगा हमारा गोथिक, जो 12वीं शताब्दी का है, 12th सेंचुरी, ठीक है। तो ये थे हमारा समय के अनुसार लगाता है, पहले इजिप्ट, ग्रीक, फिर रोमन, फिर गोथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी। जो डिजिटल फोटोग्राफी है उसमें क्या क्या स्टेप
फॉलो किए जाते हैं उसको सीक्वेंस में हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा शूटिंग की जाती है। शूटिंग के बाद फिर जो फोटो होती है, पहले हमने कैमरे से शूट कर लिया, फिर उस फोटो को हम कंप्यूटर में कनेक्ट करके डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसमें सॉफ्टवेयर को खोलकर कोई भी फोटोशॉप या एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोलकर उसमें एडिट करेंगे फोटो में। ठीक है, छोटी छोटी एडिटिंग। फिर उसको हम जब फाइनल हो जाएगा उसको प्रिंटिंग के लिए भेजेंगे। प्रिंट होने के बाद वो हमारे सामने है, उसके बाद हम उस पर फ्रेम कराएं, कुछ भी करें, एल्बम बनाएं, तो वो हमारी मर्जी रहती है। ठीक है, तो ये हमारा डिजिटल फोटोग्राफी का यहाँ तक रहता है, एडिटिंग तक का। फिर प्रिंटिंग हमारा मैनुअल प्रोसेस हो जाता है। 28 पे आते हैं। 28 क्वेश्चन हमसे पूछता है अरेंज इन टर्म ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। देखिए, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एवोल्यूशन आया उसके अनुसार हमें अरेंज करना है। तो सोशल मीडिया तो बिल्कुल लेटेस्ट है, न्यूज़पेपर सबसे पुराना है, तो न्यूज़पेपर आएगा सबसे पहले। तो न्यूज़पेपर सबसे पहले आएगा, फिर आता है रेडियो। ठीक है, न्यूज़पेपर के बाद आया रेडियो। रेडियो का जो आविष्कार किया था वो मार्कोनी ने किया था, है ना। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि रेडियो नहीं चल रहा तो उसको मारो, उसको ठोको, जब चलेगा उसको कोनी मारो। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। फिर मार्कोनी के बाद जो एडवर्टाइजिंग में जो नेक्स्ट इवेंट था गोरिल्ला प्रमोशन। गोरिल्ला प्रमोशन इतना इफेक्टिव प्रमोशन होता था, इसमें यानी मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम अट्रैक्शन विद पीपल नोटिस होता था। ठीक है, फिर आया हमारा सोशल मीडिया, जिसमें तो आजकल हर एक जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो एडवर्टाइजिंग का सबसे अच्छा मीडियम माना जाता है सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये हमारे एवोल्यूशन थे। 29th क्वेश्चन हमसे पूछता है कि वॉश पेंटिंग को उसके सीक्वेंस से लगाओ, कि उसके ऊपर क्या क्या स्टेप किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको पता होगा जो वॉश टेक्निक में हम या तो पेपर पूरा गीला कर देते हैं, ठीक है, या तो उसको यानी पेपर को गीले गीले कलर लगाते हैं जिससे वो स्प्रेड हो जाए। ठीक है, तो पहले सोकिंग होता है, जैसे हमने गीला कर लिया, फिर सोकिंग के ऊपर थोड़ा सा माउंटिंग करते हैं, फिर माउंटिंग के बाद हम उस पर ड्राइंग करते हैं। अपनी ड्राइंग पे हम फिर वाटर कलर चलाते हैं, और फिर इसी के बीच में हम कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, कुछ इफेक्ट देने के लिए सॉल्ट और बहुत सारी चीज़ें, और जल्दी से ड्राई हो जाए तो ड्रायर का भी यूज़ करते हैं, और कई कई तो इसको ओवन में भी डाल देते हैं। तो इसके वॉश पेंटिंग में बहुत सारे यानी स्टेप्स वगैरह भी हैं, तो जो नॉर्मल स्टेप है तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 29वें का पहला है आंसर। 30वां क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ पेंटर। हमें समय के अनुसार पेंटर बताने हैं। तो कमालुद्दीन, बेहजाद, मीर सैयद अली, मिस्किन, मंसूर। तो आपको पता होगा कि जो बेहजाद था वो सबसे पुराना है, क्योंकि इसको लेके आया था बाबर। ठीक है, बाबर लेके आया था बेहजाद को, और बेहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आया हमारा मीर सैयद अली। मीर सैयद अली और दो आर्टिस्टों को कौन लेके आया था? मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू सम्मद। इन दो आर्टिस्टों को लेके आया था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं लेके आया था अपने दरबार में। और फिर आता है मिस्किन। मिस्किन है हमारा अकबर के लिए फेमस। अकबर के यानी काल में इसने कई सारी पेंटिंग्स बनाई। फिर मंसूर तो आपको पता ही होगा, जहांगीर का, और मंसूर काफी फेमस है, इसको कई सारी उपाधियां मिली, जैसे जमात उल असर। ठीक है, मंसूर। और ये प्रकृति चित्रण के लिए भी फेमस था। मिस्किन भी प्रकृति चित्रण के लिए फेमस है। तो इसमें हमसे ना मुगल काल के यानी पूछा है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे असर्शन मतलब कथन और रीजन उसका कारण बताया है। तो हमारा जो असर्शन है, कथन है, इन सेरीग्राफी प्रोसेस ओनली वाटर सोल्यूबल इंक इज यूज्ड। जो सेरीग्राफी होता है, जिसे सिल्क स्क्रीन भी कहते हैं, उसमें प्रोसेस में वाटर सोल्यूबल इंक का यूज होता है ओनली। तो ये ओनली की जगह कुछ और होता है तो चल जाता है, बट ओनली आ गया तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑयल बेस इंक का यूज होता है।
ठीक है। और इसका रीजन, तो ये तो हमारा असर्शन गलत हो गया। रीजन देखते हैं, बिकॉज इट मोर स्मूथ देन ऑयल बेस्ड इंक, तो ये भी हमारा गलत है, तो बोथ आर इनकरेक्ट। 32वां क्वेश्चन है हमारा, प्रिंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स्ट एंड इमेज फ्रॉम अ मास्टर प्लेट ओनली। ओनली आते ही थोड़ा सा गलत हो जाता है, और मास्टर प्लेट से ही प्रिंटिंग होती है, ये थोड़ा सा गलत फहमी है, तो ये पूरा यानी असर्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसका रीजन देखते हैं, इन दिस प्रोसेस मैनी वेरिएशन कैन बी ऑब्टेन। इस प्रोसेस में कई सारे वेरिएशन हमें मिल जाते हैं, तो ये तो सही है, ठीक है। वेरिएशन तो मिलते हैं, क्योंकि हर समय यानी जो हमारी प्लेट तैयार होती है, प्रिंट तो एक ही रहता है, पर उसमें जो कलर की इंक होती है, कभी ज्यादा लगते हैं कभी कम लगते हैं, तो वेरिएशन काफी आती है। और हम भी यानी कुछ अलग कलर की इंक भी यूज कर सकते हैं अलग अलग प्लेट्स पर, ठीक है। तो हमारा ए इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट, तो हमारा चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असर्शन है हमारा, कथन है, मानेट्स पेंटिंग्स ओलंपिया एंड पिकनिक कैजुअली स्कैंडल। कैजुअली स्कैंडल मतलब इसको यानी गलत कहा गया है बेसिकली। इस वाली जो पेंटिंग है ना, ओलंपिया एंड पिकनिक, इसमें ना न्यूड औरत बनाई गई है और आसपास लोग बनाए गए और पार्क का सीन है, ठीक है, और पिकनिक जैसा सीन बनाया हुआ है, तो ये थोड़ी सी न्यूड है, इसलिए इसके कैजुअल स्कैंडल बोला गया। तो ये पहला असर्शन हमारा सही है। और इसका जो रीजन दिया जाता है, हिज मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन चैलेंज आर्टिस्टिक कन्वेंशन प्रिवेंट सिंस द रेनेसांस पीरियड। तो जो हमारा यहाँ पे जो रीजन दिया जा रहा है वो द मैनर के ऊपर बात की गई थी, सही है। प्रेजेंटेशन चैलेंज आर्टिस्टिक कन्वेंशन प्रिवेंट सिंस रेनेसांस पीरियड, और रेनेसांस पीरियड से इस पे प्रिवेंट लगाया गया था, प्रिवेंट, ठीक है। तो ये हमारा रीजन भी सही है, क्योंकि जो आर्टिस्टिक कम्युनिटी थी वो कई ज्यादा यानी इस चीज से थोड़ी आहत थी, थोड़े नाराज थे, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा 34वां क्वेश्चन, असर्शन, पिएट मोंड्रियान क्रिएटेड हिज आर्ट कंसिस्टिंग ऑफ सिंपल लाइन एंड कलर्स। जो पिएट मोंड्रियान थे वो अपनी जो क्रिएट करते थे पेंटिंग, उसमें सिंपल लाइन और कलर का यानी कंसिस्ट होती थी, मिक्सचर होता था, तो ये वाला तो सही है, क्योंकि पिएट मोंड्रियान की आप पेंटिंग्स वगैरह देखोगे और जो भी उन्होंने आर्टवर्क बनाए, तो उसमें सारों में आपको सिंपल वाले फॉर्म दिखेंगे, सिंपल कलर और सिंपल लाइंस। उसका रीजन दे रहे हैं, ही वॉज स्लाइटली इन्फ्लुएंस्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ पेंटिंग ब्रॉट फोर्थ बाय क्यूबिस्ट। तो जो इसका रीजन है वो भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए इज करेक्ट एंड आर ऑल्सो करेक्ट, दूसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, असर्शन हमसे बोलता है, अ स्कल्पचर इन्वॉल्व्स एक्चुअल 3 डायमेंशन फॉर्म रादर देन इल्यूजन 1। तो बिल्कुल सही है, हमारे यानी स्कल्पचर में 3 डायमेंशन फॉर्म होती है, कोई इल्यूजरी चीज नहीं होती। असर्शन सही है। रीजन कहता है, 3 डायमेंशन इन स्कल्पचर इज इल्यूजरी। 3 डायमेंशन और इल्यूजरी का यानी कोई लिंक ही नहीं है, तो हमारा जो रीजन है वो गलत हो जाएगा। तो 35वें का ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। 36वां क्वेश्चन, असर्शन हमसे बोलता है, इन पालोथिक पीरियड। देखिए पालोथिक को आपको पता होगा, प्री हिस्टोरिक, ठीक है। पीपल हैड डिस्कवर मेटल अलॉय, जो मेटल के अलॉय थे, जो बर्तन वगैरह बनाए उन्होंने, तो वो बना लेते। तो मेटल के तो ब्रॉन्ज एज में हमारे बने थे, ब्रॉन्ज एज भी हमारी हड़प्पा वाली मानी जाती है, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक या प्री हिस्टोरिक टाइम में मेटल का तो यूज नहीं होता था, हाँ पत्थरों का यूज होता था, भालों का यूज होता था, लकड़ी के औजार यूज होते थे, ठीक है। इसका रीजन दे रहे हैं, देयर कार्विंग इम्प्लीमेंट्स वर ईदर फाउंड लाइक शार्प रॉक और एनी स्लाइटली अल्टर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेट। तो ये वाला तो सही है, जैसे मैंने अभी बताया कि पत्थर यूज करते थे, शार्प करके थे, यानी भाला हो गया, लकड़ी के औजार और हड्डियों के भी औजार यूज किया करते थे। तो हमारा असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, तो हमारा 36वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वां क्वेश्चन हमसे पूछता है,
Solvay's most enduring contribution to IBM is the slated IBM logo still in use today. देखिए ये वाला सही है, Solvay's है जो बहुत बड़े ग्राफिक डिजाइनर है Solvay's, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा। और इन्होंने IBM का लोगो बनाया है जो आज तक चल रहा है, ऐसे लाइंस में आपको दिखेगा IBM का लोगो जो काफ़ी अच्छा बनाया है उन्होंने, और ये आज भी चल रहा है, बिल्कुल सही है। और इसका जो रीज़न है, बिकॉज Solvay's कंसीडर द स्ट्राइप IBM लोगो टाइप गेव द नेम अ विजुअल रिदम and a less monolithic appearance useful to a multinational giant। तो बिल्कुल सही है, IBM के लोगो बनाने के समय यानी बनाने के दौरान Solvay's ने काफ़ी यानी रिसर्च किया और उसमें रिदम विदम सही अच्छे से डाला, और यहाँ पे भी यानी मोनोलिथिक अपीयरेंस सब कुछ क्रिएट करने की कोशिश की, जब भी उसका लोगो आज भी टिका पड़ा है। ठीक है, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, तो बोथ आर करेक्ट, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन हमसे बोलता है DAVP हैज बीन वर्किंग एज ए कैटलिस्ट ऑफ सोशल चेंज एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग मासेस फॉर एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल इविल इन इंडियन सोसाइटी। देखिए जो DAVP है ना, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, DAVP एक एजेंसी है जो जैसे हमारी एड एजेंसी होती है ना, वैसे DAVP हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है जो हमारी एड्स वगैरह बनाती है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो एंड विजुअल पब्लिशिंग। ठीक है, और ये सोशल चेंज के लिए काम करते हैं, बिल्कुल सही है। और इंडियन सोसाइटी और इविल पॉवर्टी है, बिल्कुल इनके लिए पोस्टर वगैरह बनते हैं और इनके लिए वीडियोस वगैरह सारा यानी रेडियो पर भी ऐड सारा DAVP के थ्रू ही बनती है। तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम रीजन देखते हैं इसका, बिकॉज DAVP इज डेलीगेटेड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मल्टीमीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वर्किंग होती है। तो ये वाला भी ऑप्शन सही है, तो A एंड R बोथ आर करेक्ट। तो हमारा आंसर होगा, तीसरा आंसर हमारा सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 39वां क्वेश्चन, असर्शन तारा इज रिप्रेजेंटेड एज अ मेजर गॉडेस इन बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट आर्ट। बिल्कुल सही है, हिंदू और बुद्धिस्ट में जो तारा देवी को माना जाता है। रीजन दे रहे हैं, तारा इज एसेंशियल अ महायान डिविनिटी थ्रू रेफरेंस आर ऑल्सो फाउंड इन हिंदू टेक्स्ट। जो हिंदू टेक्स्ट है उसमें भी उसके रेफरेंस वगैरह मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वां क्वेश्चन है, असर्शन बोलता है इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट ऑफन डिपिक्टेड चिल्ड्रन ऑन देयर कैनवस। देखिए इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट है ना, तो वो उन्होंने चिल्ड्रन को यानी डिपेक्ट किया अपने कैनवस पे, जो यानी ऑफन कभी कभार। तो चिल्ड्रन तो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे हमारे इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट की पेंटिंग्स पे। तो ये वाला हमारा असर्शन तो गलत हो जाएगा। रीजन पे देखते हैं, दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट वर वुमेन। ये भी गलत है, इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट वुमेन नहीं थे, यानी वुमेन थी एक आध, बट ज्यादातर मेंस थे। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा चौथा, बोथ आर इनकरेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करनी है हमें। रोटरी प्रेस के लिए जाना जाता है मार्च को। ठीक है, तो रोटरी प्रेस के लिए हम जाएंगे ऑफसेट पर। लिथो प्रिंटिंग, लिथो प्रिंटिंग नहीं होगा यहाँ पे, लिथोग्राफी होगा जो प्लेनोग्राफी होती है। ठीक है, लिथोग्राफी में क्या होता है, हमारा एक जो प्लेट होती है लिथो, यानी लिथो का एक पत्थर होता है बेसिकली, लिथो का स्टोन। उस लिथो स्टोन पर हम कोंटे से या कैसे भी ड्राइंग वगैरह बनाते हैं और उसको यानी केमिकल्स वगैरह लगा के अरेबिक गम वगैरह यूज की जाती है। फिर उसको हम पेपर पर यानी प्रेस वाली मशीन के थ्रू पेपर पर, डंपिंग पेपर यूज किया जाता है वैसे, उस पर हमें ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो लिथो प्रिंटिंग की जगह यहाँ पे लिथोग्राफी होनी चाहिए थी। ग्रेवर प्रिंटिंग हमारे इंटेग्लियो के लिए जानी जाती है क्योंकि इसमें एसिड वगैरह यूज होता है काफी। और सेरिग्राफी में स्क्वीज यूज होती है। स्क्वीज जो हमारी
इंक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और प्रिंटिंग करती है, ठीक है, फ्रेम के अंदर, सिल्क स्क्रीन वाले में भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले का चौथा और फिर पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। जॉन गुटेनबर्ग आप सबको पता है किसके लिए जाने जाते हैं? कलर प्रिंटिंग, विस्कोसिटी, मेस्कॉन, मूवेबल टाइप। हाँ, यहाँ पे ज्यादातर जो करेक्ट आंसर की ओर ले जा रहा है वो है मूवेबल टाइप के लिए जाने जाते हैं। कौन? गुटेनबर्ग। और इन्होंने 1440 से 50 के बीच में मूवेबल टाइप, प्रिंटिंग प्रेस और कई सारी चीजों का आविष्कार किया था। फिर आते हैं एस.डब्ल्यू. हायटर। एस.डब्ल्यू. हायटर जो एटलियर 7 के लिए जाने जाते हैं, जो विस्कोसिटी प्रिंटिंग के आप कह सकते हो फाउंडर भी थे और एस्टेब्लिश भी किया था विस्कोसिटी प्रिंटिंग, जो क्रोमोलिथोग्राफी था, यानी कलर लिथोग्राफी के यानी करे जाते थे। सेनफेल्डर जो लिथोग्राफी का आविष्कार किए थे। लिथोग्राफी में यानी आपको पता होगा लिथोग्राफी जिसमें हम स्टोन का यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। हरक्यूल्स सेगर्स। हरक्यूल्स सेगर्स जाने जाते हैं हमारे कलर प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। तो इसके अनुसार हमारे आंसर होना चाहिए ए का चौथा, बी का तीसरा, चौथा तीसरा, और फिर सी का दूसरा। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हल्का सा इलुब्रेट करना चाहूंगा, जो 42वां क्वेश्चन है। जॉन गुटेनबर्ग का जो मूवेबल टाइप था ये आया था 1450 में, जैसे कि मैंने बताया था 1440 से 50 में इसने कई सारे ऐसे किए। तो ये 1450 में मूवेबल टाइप लेके आया था, जिसके बाद बाइबल्स वगैरह खूब छापी इसने, ठीक है। फिर आते हैं हमारा एस.डब्ल्यू. हायटर। एस.डब्ल्यू. हायटर जो विस्कोसिटी बनाया था, इसके यानी साथ 3 लोग और थे, जिसमें कृष्णा रेड्डी भी था और जिसने एटलियर 7 के यानी ग्रुप के मेंबर भी थे। तो 1950 में विस्कोसिटी बनाई थी, यानी इन्वेंट की थी किसने? यानी एस.डब्ल्यू. हायटर ने। लिथोग्राफी तो आपको पता ही होगा, सेनफेल्डर ने 1796 में लिथोग्राफी की खोज करी, बनाया और उसको इम्प्लीमेंट करा, और हरक्यूलिस ने जिसने कलर पेंटिंग करी। 43 क्वेश्चन पे आता है मैच द फॉलोइंग। रूप भेद, प्रमाण, सादृश्य, वनिका भंग। देखिए ये षडांग होता है ना, उसका षडांग के बारे में पूछा गया है। तो षडांग के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, रूप, भाला, सावरणी। रूप, भाला, सावरणी से हमारे 6 के 6 एलिमेंट आ जाते हैं ड्राइंग के, पेंटिंग के। जैसे रूप से तो एक हो गया, प से प्रमाण, रूप प्रमाण, भा से भाव, ला से लावण्य, सा से सादृश्य, वर्णिका से वर्णिका भंग, ठीक है। तो ये 6 के 6 आपको इस रूप, भाला, सावरणी से याद हो सकते हैं। और रूप का मतलब होता है जो फॉर्म होता है जिससे हम जानते हैं किसी चीज को, ठीक है। शेप, पर्टिकुलर डाइवर्सिटी फॉर्म ऑफ फॉर्म, ठीक है। प्रमाण होता है जिससे हम मेजर वगैरह, प्रोपोर्शन वगैरह करते हैं, तो ये हमारा प्रोपोर्शन हो जाएगा। सादृश्य जैसे हूबहू, सिमिलर, है ना, वैसे ये हो जाएगा वर्सेस सिमिलिट्यूड, ठीक है। और वर्णिका भंग, वर्णिका भंग जैसे कलर्स होते हैं, है ना, वर्ण कलर, है ना, वेराइटी ऑफ कलरिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए का दूसरा, बी का पहला, दूसरा पहला। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। हमें मिलाना आर्टिस्ट को उसके वर्क से। एडवर्ड मानेट के पेंटिंग है ओलंपिया, ठीक है। जीन अगस्टस डोमिनिको इंग्रेस की पेंटिंग है हमारी द स्प्रिंग। पॉल सीजान की पेंटिंग है स्टिल लाइफ विद अनियन। और एडवर्ड म्यूंच की पेंटिंग है द स्क्रीम। और सभी जानते हैं स्क्रीम तो बहुत फेमस है, जिसमें एक आदमी बिल्कुल ऐसा मुंह करे हुए, लंबा सा मुंह खोले हुए, ठीक है, एडवर्ड म्यूंच की पेंटिंग। थोड़ा नॉलेज को और थोड़ा सा गहरा करते हैं। एडवर्ड मानेट के बारे में आपको सबको पता होगा, जिसने ओलंपिया बनाई थी 1863 में। और जो ये मानेट थे ये जाने जाते हैं एक फ्रेंच पेंटर के लिए, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1832 में। फ्रेंच पेंटर के नाम से जाने जाते हैं। और जीन अगस्टस डोमिनिक इंग्रेस,
इन्होंने द स्प्रिंग बनाई थी। और जो ये इंग्रेस थे ये भी फ्रेंच आर्ट पेंटर थे और फ्रेंच पेंटर थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1780 में। 1780 में इनका जन्म हुआ। पॉल सेजान का जन्म हुआ था 1839 में, और ये भी हमारे फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। एडवर्ड म्यूंच जो नॉर्वे के रहने वाले थे, और इनका जन्म हुआ था 1863 में, और इन्होंने द स्क्रीम वाली पेंटिंग बनाई थी 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45वां क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अल्बर्टो जियोकोमती, राम किंकर बेज, ध्रुव मिस्त्री, लॉरेंजो गिवर्ती। तो अल्बर्टो जियोकोमती का आपको सिटी स्क्वायर एक स्कल्पचर है वो देखने को मिलेगा, बड़ा अच्छा बनाया है, और इन्होंने बनाया था 1948 और 49 के बीच में। अल्बर्टो जियोकोमती 1901 में जन्म हुआ था इनका, जो स्विस आर्टिस्ट है। ठीक है। राम किंकर बेज, इनकी जो कलाकृति है सुजाता। ठीक है। और राम किंकर बेज का जन्म आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में हुआ था 1906 में, वेस्ट बंगाल। और ध्रुवा मिस्त्री का जो काम है ये मैन विद डॉग, ये पेंटिंग है। ध्रुवा मिस्त्री जो गुजरात के स्कल्पटर है, 1957 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। लॉरेंजो गिवर्ती का बहुत फेमस काम गेट्स ऑफ पैराडाइज। ठीक है। गेट्स ऑफ पैराडाइज 1452 के बीच बनाया था इन्होंने, गेट्स ऑफ पैराडाइज। लोरेंजो गिवर्ती 1378 में जन्म हुआ इनका, इटली के अंदर, और इटली के ही एक कलाकार हैं। ए का हमारा तीसरा, बी का चौथा। तीसरा चौथा हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। प्री हिस्टोरिक, देखिए प्री हिस्टोरिक काल का कौन सा आर्टवर्क है? पिरामिड, बेसिलिका, कंस्टेंटिन, वीनस। हाँ, ये वाला। तो प्री हिस्टोरिक का काम है वीनस ऑफ विलेंडोर्फ। ठीक है। आप देखना नेट वगैरह पर, मोटी मोटी सी आकृति पत्थर में बनी हुई है। इजिप्ट का तो पिरामिड आप सभी को पता होगा, और ग्रीस का द पार्थेनॉन, रोम का द बेसिलिका ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। तो ए का तीसरा, बी का पहला। तीसरा पहला, तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47वां क्वेश्चन, मैच द प्रोडक्ट विद टैगलाइन। प्रोडक्ट और उसके साथ टैगलाइन लगाना है। सर्फ एक्सेल का यूज किया जाता था, दाग अच्छे हैं। सीएट टायर का टैगलाइन थी बॉर्न टफ। एप्पल मैकिंटोश का है थिंक डिफरेंट। और अडोब का है हमारा सिंप्लिसिटी एट वर्क, बेटर बाय अडोब। तो हमारा ए का दूसरा, तीसरा, पहला। दूसरा, तीसरा, पहला। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 48वें क्वेश्चन पे आते हैं। 48वां क्वेश्चन, मैच द इंडियन बैंक विद रिस्पेक्टिव टैगलाइन। वेयर इंडिया ट्रस्ट। तो इसका आंसर होगा आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक की टैगलाइन है कि वेयर इंडिया ट्रस्ट। ठीक है। एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग वुमेन की टैगलाइन है भारतीय महिला बैंक। महिला से आप समझ जाओ वुमेन है ना। द सिटी नेवर स्लीप, ये किसकी टैगलाइन है? सिटी बैंक की। हम है ना ख्याल, आपका टैगलाइन है आईसीआईसीआई बैंक की। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। पेपर 2 के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आता है, मैच द फॉलोइंग। वरा, देखिए वरा किसके यानी लिंक होगा? एरन। एरन में जो वरा का मंदिर है वो फेमस है। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष देवगढ़ में एक रिलीफ में बना हुआ स्कल्पचर, जो एक हाथी का स्कल्पचर है, जो यानी मोक्ष के लिए, यानी एक पैर उसका तालाब वगैरह में फंस गया है, तो उसमें कैसे यानी भगवान विष्णु ने उसकी हेल्प करी और उसे मोक्ष मिला। रावणानुग्रह शिव मूर्ति, ये हमें एलोरा में मिलेगा। और एलोरा में यानी ऐसे नाम की मूर्ति, यानी रावण की मूर्ति, जिसमें कैलाश पर्वत उठा रहा है, कभी अनुग्रह कर रहा है शिवा से। तो ये बहुत सारी मूर्ति है हमें, जैसे 16, 23 ऐसे बहुत सारी गुफा में हमें ये रावणानुग्रह वगैरह की मूर्ति मिलती है। शिवा नवराज, इसके जो बदामी की गुफाओं में मिलते हैं। और बदामी की गुफाओं के लिए जो फेमस है, स्टेला कैम्ब्रिज ने इसको सबसे पहले अपनी बुक में छापा, तो इसका खोज भी उसी ने किया अकॉर्डिंग। ठीक है।
और जो ये वरा एरन में मंदिर है वो एमपी के अंदर है। देवगढ़ में है जो यूपी के अंदर है। बदामी में है जो कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। और एलोरा हमारा महाराष्ट्र के अंदर है। वरा एरन का मंदिर हमें बना था 5 से 6वीं शताब्दी वाला सेंचुरी में, ठीक है। देवगढ़ का बना था हमारा 6th सेंचुरी में। बदामी का 6वीं शताब्दी का माना जाता है, चालुक्य शासक का। और जो एलोरा है उसका जो समय काल माना जाता है 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। तो ये था हमारा 49वां क्वेश्चन और पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 50वां क्वेश्चन पेपर 2 का। मैच द फॉलोइंग। अवनींद्रनाथ टैगोर की फेमस है हमारी भारत माता, और ये भारत माता बनाई थी अवनींद्रनाथ ने 1905 में, ठीक है। नंदलाल बोस की फेमस है सती, सती बनाई थी 1943 में। और एमएफ हुसैन की फेमस है जमीन। विनोद मुखर्जी की फेमस है लाफ्टर। और देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ 1861 में। नंदलाल बोस का जन्म हुआ हमारा मुंगेर जो बिहार के अंदर पड़ता है, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1882 में। और फिर आता है हमारा एमएफ हुसैन जिनका जन्म हुआ था बॉम्बे में 1915 में। बॉम्बे जो यानी आज मुंबई कहते हैं, पहले बॉम्बे कहा जाता था, ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म हुआ था हमारा कोलकाता में 1904 में। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको यानी आनी चाहिए। 50वां क्वेश्चन होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट। ए का तीसरा, बी का पहला, तीसरा पहला, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। और हमने पेपर 2 के 50 क्वेश्चन कर लिया, पेपर 3 के 75 क्वेश्चन करेंगे। वेल डन गाइस, आपने यहाँ पे पेपर 2 के पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेपर का यानी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। उस लिंक पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको खुद अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आपके यानी नॉलेज तो यहाँ पे वीडियो देखने से बढ़ गई है, अब आपको अटेम्प्ट करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और मेरा यही मकसद है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट पार्ट पे जाके पेपर 3 की वीडियो भी जरूर देखें।